हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, है ना, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको आपके बुक के अनुसार मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैं एक अपनी तरफ से आपको एक इजी वे में एक प्रारूप पूरा इस चैप्टर को समझाने के लिए, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए जब मैं आपके बुक से पढूं, उसके लिए पहले बैकग्राउंड दे रही हूँ। इसको समझ जाओगे तो आपको पूरा चैप्टर फिर आसानी से समझ में आएगा जो बुक में लिखा है। तो हम सबसे पहले आपको ये बतलाते हैं कि 20वीं शताब्दी में यानी 1900 ईस्वी तक आते आते पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, विश्व का क्या माने इमेज था, पूरे दुनिया का क्या स्वरूप था। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे, हमें पता है 1900 में सबसे शुरुआत होते ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो घटना घटी वो है 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। तो अगर हम लोग हिटलर को जानना है तो प्रथम विश्व युद्ध से ही शुरू करना होगा, तभी समझ सकते हैं। तो पूरा विश्व इतना जान लीजिए कि पहले हम लोग को 2-3 बात ध्यान में रखना है वर्ल्ड हिस्ट्री में कि 1900 तक आते आते पूरा विश्व 2 गुटों में या 2 खेमों में बटा हुआ था, ठीक है। और इन दोनों खेमों में बहुत ही आपसी दुश्मनी थी, वैमनस्यता थी और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके चलते इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। पूरा विश्व इन 2 गुटों में बटा था और इसके कारण ये भी थे। और इस समय ये भी याद होगा आपको कि ये समय अभी 1900 ईस्वी ऐसा नहीं था कि जब गुलाम देश आज़ाद हुए थे, यानी बहुत सारे देश अभी ब्रिटेन के गुलामी के अंतर्गत थे, जिस पर कि ब्रिटेन ने अपना अधिकार जमाया हुआ था। तो हमें पता है भारत भी उसमें से एक था। तो ऐसे जितने भी देश थे उपनिवेश, गुलाम देशों को क्या कहते थे पहले, उपनिवेश या कहते हैं। तो औपनिवेशिक देश जितने थे वो भी मजबूरन, उन्हें कोई लेना देना नहीं था इस युद्ध से, क्योंकि वो तो खुद गुलाम थे। लेकिन इन 2 गुटों में मजबूरन उन्हें भी बंटना पड़ा था। कैसे? तो पहले हम इस दोनों गुट का नाम जान लें और इन गुट के देशों को जान लें, तभी ये समझ में आएगा। तो हम इतना जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, ठीक है। और इस वक्त विश्व 2 गुटों में बटा था। क्यों चला? युद्ध जब भी होगा 2 गुटों के बीच होगा। तो पूरा जो विश्व था वो पहला गुट था मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र को केंद्रीय शक्ति भी कहते थे, ठीक है। मित्र राष्ट्र में बड़े देश थे, पहले ब्रिटेन और फ्रांस मेनली। तो ब्रिटेन, फ्रांस, बाद में इसमें रूस भी, और 1917 तक आते आते अमेरिका भी शामिल हो गया। तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तो थे ही, बड़े बड़े देश इसमें थे। 1917 में अमेरिका इसमें शामिल हो गया, तब से इसकी शक्ति और अधिक बढ़ गई। और इधर धुरी राष्ट्रों में था जर्मनी, इटली, जापान। तो ये लोग धुरी राष्ट्र थे। तो इन दोनों, और अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटेन इधर है मित्र राष्ट्र में। और उस वक्त ऐसा हाल था कि ब्रिटेन कई एक देशों पर अपना साम्राज्यवादी नीति के अनुसार अपने कई देशों को गुलाम बना रखा था, जिसमें भारत भी एक था। तो अब भारत को इस युद्ध से कोई सरोकार नहीं था, वो किसी भी तरफ से युद्ध में शामिल होना नहीं चाहता था। लेकिन चूँकि ब्रिटेन मित्र राष्ट्र की तरफ था, तो भारत को ब्रिटेन ने इस युद्ध में ये कहकर झोंक दिया कि तुम अगर मेरा साथ दो इस प्रथम विश्व युद्ध में तो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा या बहुत सारी रियायतें दूंगा, जो भी हो। इस तरह ब्रिटेन ने अपने समस्त गुलाम देशों को या औपनिवेशिक देशों को अपनी ओर कर लिया। तो इस तरह ये जो बड़े बड़े 2 गुट थे राष्ट्रों के, इनके अलावा जितने छोटे राष्ट्र बचे या जो औपनिवेशिक देश थे, जो गुलाम देश थे, वो भी इनकी तरफ हो लिए मजबूरी में। ये आपके सामने एक स्वरूप आया। अब जब युद्ध हुआ तो शुरू में तो ये इनकी ही जीत हुई। हाँ, एक्चुअली क्या था कि 1900 ईस्वी तक ये जो था जर्मनी, इन धुरी राष्ट्रों में जर्मनी सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो 1900 ईस्वी तक ये एक बहुत ही ताकतवर देश था, जिसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर, ठीक है ना, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। ये जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर इन लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। और बहुत सारे और अन्य कारण थे, वो प्रथम विश्व युद्ध पढ़ने के समय आदमी आप पढ़ोगे।
और इधर क्या था कि सभी बड़े राष्ट्र इस युद्ध में किसी न किसी लालच में कूद पड़े थे कि उन्हें कुछ सफलता मिलेगी या कुछ फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन इस ग्रुप में जब अमेरिका प्रवेश किया 1917 में, तब इस गुट की शक्ति और बढ़ गई, क्योंकि जब तक अमेरिका नहीं प्रवेश किया था तब तक तो जर्मनी ने शुरुआत में ही फ्रांस और बेल्जियम पे कब्ज़ा कर लिया था। माने ये राष्ट्र, धुरी राष्ट्र की शक्ति भी कम नहीं थी। इन लोगों ने शुरू में ही फ्रांस और जर्मनी पे कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन जब अमेरिका इसमें कूद पड़ा इस तरफ, तो फिर इसकी शक्ति बढ़ गई और अंत में इस गुट को यानी धुरी राष्ट्र की हार हुई। धुरी राष्ट्र की हार होना और उसके साथ एक संधि होना, आप जानते हो कोई भी युद्ध होता है तो जब हार जीत का फैसला होने के बाद एक संधि होती है दोनों गुटों के बीच, हारे हुए और जीते हुए देशों के बीच। तो यहाँ भी एक संधि की गई, चूँकि ये लोग हार गए तो ये संधि की गई फ्रांस में वर्साई में, जिसको वर्साई की संधि या वर्साई का शांति समझौता बोला जाता है। ये शांति समझौता केवल नाम के लिए था, शांति। इससे युद्ध भले रुक गया लेकिन इसने बहुत बड़ी अशांति पैदा कर दी। क्यों? ये 1919 ईस्वी, जब 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो 1919 ईस्वी की इस संधि के द्वारा वो ख़त्म भी हुआ। 1919 में जब ये जो संधि की गई वो जर्मनी के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी। ऐसे तो ये जर्मनी, इटली, जापान सभी के लिए थी अपमानजनक, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको नुकसान इसमें जर्मनी को हुआ, क्योंकि इन बड़े राष्ट्रों ने इस प्रथम विश्व युद्ध का पूरा दारोमदार या जिम्मेदारी इस पर थोप दी कि तुम्हारे ही कारण हुआ और इस सब का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा या हर्जाना तुम्हें देना पड़ेगा। इस तरह इस संधि में इतने सारे शर्त लगाए इन बड़े राष्ट्रों ने इन छोटे राष्ट्रों पर, या छोटे तो नहीं बोलेंगे, दूरी राष्ट्रों पर इतने आरोप लगाए और इतने ये दबाव में रखा कि इन्हें भारी नुकसान हुआ और बहुत ही इनका अपमान हुआ। एक तरह से जर्मनी जो था इस संधि के बाद पंगु बना दिया गया। मतलब पंगु मतलब अपाहिज। अब वो अपने पैरों पे कभी खड़ा ही नहीं हो सकता था। जो 1900 ईस्वी के शुरुआत में इतना ताकतवर राष्ट्र था, अब वो एकदम पंगु हो गया, अपने पैरों पर लड़खड़ा गया। वो फिर से सर ना उठा सके, इसके लिए इन लोगों ने उसे बहुत दबाव डाला, चाहे उसकी सेना हो, उसके प्रशासन हो, उसके खान हो, उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक, सभी को दबाव के रख दिया। इसकी चर्चा हम आगे पढ़ेंगे अब बुक से। अब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ जो शांति समझौता की थी 1919 ईस्वी में, वो इनके लिए जहर के घूंट के समान था। यहाँ तक आपको समझ में आया? इस तरह प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन ये जो वर्साई की अपमानजनक संधि थी, यही मुख्य मुद्दा या यही मुख्य घटना थी जिसके कारण आगे हिटलर का उदय हुआ, या कहें कि आगे हिटलर के कारण द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जितने भी वजह हो रहे हैं, चाहे जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वो सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण के रूप में जमा हो रहे हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ अब पूरा विश्व बढ़ रहा है, जबकि किसी को नहीं पता था कि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में भी झोंके जाएंगे। लेकिन इस संधि के चलते, केवल इस वर्साई की संधि के अपमान का बदला लेने के लिए जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और हिटलर ने इसका बदला लेने के लिए ही फिर से एक बार इतनी ताकत अपनी मजबूत की। वो ये जर्मनी जो पंगु बना दिया गया था मित्र राष्ट्रों की ओर से, वो जर्मनी फिर से सर उठाने के काबिल हो सका हिटलर के ही नेतृत्व में। और जितनी भी घटनाएं घटी इसके बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वो सब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण के रूप में आते गए। जैसे हम देखते हैं कि इस संधि से जर्मनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। इसके बाद इस युद्ध का और भी बहुत बुरा असर पड़ा, आर्थिक संकट आ गई। एक जर्मनी में इसके बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जर्मनी को सुचारू रूप देने के लिए वहाँ के माने संसदीय शासन प्रणाली या लोकतंत्रीय शासन का गठन किया गया चुनाव के द्वारा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से उसका बहुत नुकसान हुआ था। नए चुनाव कराया गया और एक नई सरकार, वाइमर गणराज्य की स्थापना की गई। लेकिन वो भी नहीं संभाल सका, इतना पंगु बना दिया गया था या इतना दबाव डाल दिया गया था जर्मनी पर कि न उसकी आर्थिक सामाजिक कोई भी स्थिति को सुदृढ़ नहीं बना सका। तो वाइमर गणराज्य की भी असफलता हुई। यहीं पर आर्थिक संकट, विश्व में एक आर्थिक संकट आया, मैंने पूरे विश्व के देश उसमें उसका नुकसान उठाए। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी तो पहले से ही आर्थिक रूप से लड़खड़ा रहा था प्रथम विश्व युद्ध के चलते। अब एक तो उसको इतनी खर्चा हुआ था, उसके अलावा उसको वर्साई की संधि में इतना खर्चा हुआ। तो 1929 में जब विश्व आर्थिक मंदी आई तो इसका सबसे बुरा असर जर्मनी पे पड़ा। इससे भी जर्मनी और कमज़ोर हो गया।
तो इन्हीं सब बातों को लेकर के इस समय एक नवयुवक जो उभर रहा था, उसका नाम था हिटलर, और उसने उसी का उदय हुआ जिसने अपने जर्मनी के इतने अपमान देख रहे थे, जो बचपन से देख रहा था, उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपनी एक पार्टी बनाई, नात्सीवाद, और नात्सी पार्टी के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर लोकतंत्र का उसके चलते अंत हुआ, ध्वंस हुआ, यानी जो ये वाइमर गणराज्य जो थी लोकतंत्रीय सरकार, उसका अंत हुआ और धीरे धीरे प्रशासन हिटलर के हाथों में आ गया। और फिर हिटलर ने कैसे द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते इन लोगों पे वो फिर से भारी पड़ा, मित्र राष्ट्रों पर, कैसे उसने जर्मनी का बदला लेने की कोशिश की। बस यही एक सिंपल सी स्टोरी है जिसे मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है, और अब हम आपकी किताब से, आपकी पुस्तक से इसे बताएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे एक छोटा से मैंने नात्सीवाद के बारे में एक उदाहरण दिया गया है, इसमें कुछ भी नहीं, बस ये है, एक छोटी सी बात है कि एक 11 साल का हेलमुट नामक एक बच्चा है जो अपने घर में अपने माता पिता को दूसरे रूम में बात करते सुन रहा है, कि जहाँ उसके पिता डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, यानी मैं अपनी पूरी परिवार सहित हम लोग आत्महत्या कर ले या मैं खुद अपनी आत्महत्या सिर्फ कर लूँ। वो डर गया बच्चा। बाद में देखा दूसरे दिन, अगले दिन उसके पिता उसे बाग में घुमाने ले गए हैं, बहुत अच्छा उसके साथ समय बिताया, लेकिन उसके अगले दिन पिता ने ऑफिस में या अपने कार्यालय में अपने आप को गोली मार दी। यानी जिस बात को उसने सुन रखा था वही हो गया। इस घटना से वो बच्चा था इतना डर गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो और उसे अपने घर में खाना खाने तक में डर लगने लग गया कि कहीं माँ मुझे भी जहर ना दे दे, और क्या बात है, आखिर क्या वजह है। इस तरह से वो ये जो बात क्या थी, असल में बात ये थी, ये 1945 ईस्वी के आसपास की बात थी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के भी बाद। मैं आपको यहाँ पे एक ये बात भी बता दूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो उसका समय है 1939 हाँ से 45 ईस्वी तक, ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस समय हुआ, तो ये मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है जो यहाँ पे लिखा जा रहा है आपके बुक के शुरुआत में, फर्स्ट फ्रंट पेज पे, कि तो 1945 की बात है। एक्चुअली क्या बात थी कि उसके फादर ने अपने आप को इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो नात्सीवादी था, यानी हिटलर के नात्सीवाद का समर्थक था। और 1945 तक ये स्थिति आ गई थी विश्व में कि जो लोग नात्सीवादी थे या जो हिटलर के समर्थक, तब तक हिटलर भी मर चुका था, कि जो लोग हिटलरवादी थे उन सबको मित्र राष्ट्र जो थे, बड़े राष्ट्र, वो लोग सज़ा दे रहे थे पकड़ के, इसलिए डर के मारे उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। तो इस घटना से आगे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये बताया गया आपको कि नात्सीवाद के समर्थकों को का क्या हश्र हो रहा था। और ये हश्र इसलिए हो रहा था क्योंकि नात्सीवादी लोग जो थे वो खुद बहुत बड़े आतताई थे। जब उनका ज़माना था, यानी हिटलर का जब ज़माना था, तो उसने भी कई ऐसे क्राइम किए थे जिसके कारण अब हिटलर के बाद सभी नात्सीवादियों को पकड़ पकड़ के मित्र राष्ट्र सज़ा दे रहे थे। तो वो घटना थी। अब हम लोग आपकी बुक से ये पढ़ रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। यानी अब पहले मैं आपको सारा खाका बता चुकी हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि हुई, सारा दारोमदार उसी पे थोप दिया गया, उस अपमान का बदला लेने के लिए हिटलर का उदय हुआ, और तब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के साये में क्या क्या जर्मनी ने किया, अब हम लोग इस यहाँ पढ़ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने नरसंहार शुरू कर दिया। मतलब इतने सारे कारण जमा हो चुके थे कि अब लग ही रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध भी हो जाएगा, और जर्मनी तो चाह ही रहा था, हिटलर तो चाह ही रहा था कि एक बार फिर से युद्ध हो और मित्र राष्ट्रों से मैं बदला लूँ। इस साये में जर्मनी एकदम क्या करने लगा, संहार माने लोगों को कत्ल करना शुरू किया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल, जर्मनी यूरोप में है तो यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल मतलब रेसेस के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। किन के द्वारा, जर्मनी के द्वारा, यानी हिटलर के सहयोगियों के द्वारा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में, है ना, कितने लोग थे, देखिए 60 लाख यहूदी। जो दूसरे नस्ल के लोग थे वो लोग कौन थे, जो जर्मन नहीं थे, वो 60 लाख यहूदी, ये लोग जो जर्मनी में रह रहे थे, जो एक्चुअली ओरिजिनली जर्मन नहीं थे। 60 लाख यहूदियों को मारा गया, 2 लाख जिप्सी, ये एक अलग नस्ल है, और 10 लाख पोलैंड के लोग थे।
नागरिक जो जर्मनी में रह रहे थे, इन लोगों को की हत्या की गई। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए। मतलब मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो या शारीरिक, ऐसे 70,000 जर्मन नागरिकों को भी। ये आश्चर्य की बात है कि केवल गैर जर्मन लोगों को ही नहीं मारा गया, दूसरे नस्ल के लोगों को ही नहीं मारा गया, बल्कि 70,000 जर्मन नागरिकों को भी उन्होंने मौत के घाट उतारा, क्योंकि ये किसी भी काम के अब नहीं रहे। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को मौत की नींद सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑशविट्स जैसे कत्लखाने बनाए गए। मतलब एक कत्लखाना, एक बड़ा सा कत्लखाना, रूम, हॉल बनाया गया, जिसको कहते हैं ऑशविट्स, जहाँ जहरीली गैस, वहाँ कैसे मारा जाता था, लोगों को ठूंस दिया जाता था, बहुत सारे लोगों को, और एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। उस जहरीली गैस से ही दम घुट के सब लोगों की जान चली जाती थी। हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा दी। अब एक अदालत है, जब इतनी हिंसक घटनाएं होने लगी तो न्यूरेमबर्ग अदालत इसमें हस्तक्षेप किया। न्यूरेमबर्ग का अदालत जो था उसने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को, जो बहुत क्लोज थे इस हत्या से, उन्हीं को सज़ा दी। यानी सिर्फ 11, इतने हज़ार लोगों को मारा गया नाज़ियों के द्वारा, लेकिन सज़ा केवल 11 नाज़ियों को दी गई। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, कई लोगों को केवल उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई वो उनकी बर्बरता और उनके जुल्मों के मुकाबले बहुत छोटी थी। मतलब उन्होंने जितना जुल्म ढाया था नाज़ियों ने, नाज़ी मतलब हिटलर के सहयोगी या हिटलर के पार्टी वाले लोग, हिटलर के कहने पे ये सब हो रहा था, तो ये लोग जितने बर्बर थे ना, उसके मुकाबले उनको तो बहुत कम छोटी सज़ा दी गई। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पे इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे। अब देखिए इसका क्या कारण है। अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि नाज़ियों को अधिक सज़ा क्यों नहीं मिली, या जितनी बर्बरता उनमें थी वैसी सज़ा उन्हें क्यों नहीं मिली, क्योंकि आपको याद होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पे बहुत अधिक जुल्म ढाए, बहुत अधिक थोपा, जिसके कारण कि वो फिर से सर उठाया हिटलर ने और अपने अपमान का बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए अग्रसित हुआ। तो अब मित्र राष्ट्र इस बात से घबराने लगे कि अगर फिर इस बार उसे इतना दबाया गया तो शायद तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। इसलिए उन लोगों ने पिछली बार की तरह, यानी वर्साई की संधि की तरह, पराजित जर्मनी को इस बार वैसा कठोर दंड वो नहीं थोपना चाहते थे। ये बात ध्यान दीजिए, इस बार मित्र राष्ट्र जो थे उसको उतना कठोर दंड नहीं देना चाहते थे। यही वजह थी कि उन्होंने इतने यूरोपीय नस्लों को मारा नाज़ियों ने, लेकिन फिर भी केवल 11 नाज़ियों को ही सज़ा दी गई, मौत की सज़ा दी गई, बाकी को केवल उम्र कैद देके छोड़ दिया गया। तो जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पे थोपा गया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उतनी कठोर संधि जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने नहीं की। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया। हाँ, ये तो सही है। यानी बहुत सारे लोगों को नाज़ीवाद का जन्म क्यों हुआ या हिटलर का जन्म क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई जैसी अपमानजनक संधि उनके साथ की गई। अगर मित्र राष्ट्र वर्साई की संधि जैसी अपमानजनक संधि जर्मनी के साथ नहीं करते तो शायद हिटलर का जन्म नहीं होता, हिटलर का उदय नहीं होता, नाज़ीवाद का उदय नहीं होता। तो हिटलर इतना बर्बर, इतना हिंसक शासक क्यों बना, क्योंकि उसके साथ इतना बुरा व्यवहार प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही किया गया था जर्मनी के साथ। तो ये अनुभव क्या था, अब हम लोग जानेंगे कि ये अनुभव क्या था, किसके द्वारा ऐसा हुआ। ठीक है, तो वाइमर गणराज्य का जन्म, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम अगले वीडियो में हम लोग वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ ये पढ़ेंगे और इससे आगे जाएंगे कि आखिर क्या क्या कारण हुए हिटलर के जन्म उदय होने में के पीछे। तो जो कारण हमने दिखाया आपको यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे, वही सब कारण वर्साई की अपमानजनक संधि को बदला लेने के भी थे, और यही सारे कारण हिटलर के उदय के भी थे। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 से 45 तक हुआ। अब हम लोग वाइमर गणराज्य की स्थापना जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई जर्मनी में, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आगे भी उससे ज़्यादा। तो आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।